बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का गवर्नमेंट कॉलेज कोलाइज की तरफ से आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में आपके सिलेबस के अंतर्गत जिस सिलेबस में द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है नाटक और एकांकी, तो इस नाटक और एकांकी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके इस सिलेबस में दो नाटक हैं। एक है अंधेर नगरी, दूसरा है हस्तिनापुर, और तीसरे एकांकी है जिसमें कई एकांकीकारों के एकांकी नाटक दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने दो एकांकियों पर चर्चा की थी। अब मैं चाहूँगा कि अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखा था, आधुनिक काल के रचनाकार हैं, प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इस नाटक की आज की वीडियो में मैं कथा वस्तु जो है इसकी और इसके जो ये 6 अंकों में लिखी गई है, इसकी कथा सार, कथा वस्तु और इसकी कथा सार पर मैं आप इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जिससे कि आपके दिमाग के अंतर्गत आपके इस अंधेर नगरी नाटक को लेकर के जो जिज्ञासा है वो पूरी होगी। और इसकी कथा पर हम पहले बात करना चाहेंगे। देखिए, सामान्य परिचय के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये अंधेर नगरी जो नाटक है अपना एक छोटा सा कलेवर को लेकर के और हास्य व्यंग से परिपूर्ण एक छोटा नाटक है, प्रहसन है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर बहुत ही तीखे कटाक्ष भारतेंदु जी ने किए हैं। यद्यपि ये कटाक्ष समय के साथ पुराने नहीं पड़े हैं, आज भी इनकी प्रासंगिकता है। आज की परिस्थितियों में भी ये अनुकूल और सटीक बैठते हैं। इसके कथानक में कोई विशेष गंभीरता नहीं है, एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी मूल जो स्वर है उसमें मूलहीनता, अमानवीयता, राजक व्यवस्था की प्रणाली है, उसको इस प्रकार से प्रकट किया गया है कि शासन की जो अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। एक राज्य का विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण कैसे बनता है और उसके नाश का आधार भी होता है वह, तो इस नाटक के आधार पर कवि ने, नाटककार ने यथार्थ चित्रण के साथ एक ऐसे युग की वास्तविकता का चित्रण किया है जिसमें अंधेर निर्णय होते हैं, और इस निर्णय को नकारते हुए लेखक ने इस नाटक के आधार पर जनता में चेतना जगानी चाहिए। देखा जाए तो इस नाटक की रचना वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई और लेखक ने इसे एक ही रात में लिख करके पूरा किया था। रजवाड़े का जो राजा था वो निकम्मा था, नशेबाज था, उसको राजकाज और जनता की भलाई के बारे में कुछ भी वह नहीं जानता था, तो न्याय अन्याय के भेद को भी नहीं समझता था। वह मूर्ख, विवेकहीन और अस्थिर था। तो परंपरा से प्राप्त इस धन दौलत का उपभोग करना ही बस उसको आता था। वह जनता का शोषण करता था और सबको अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयत्न करता था। इसकी कथा सार की अगर बात करें तो नाटक में कुल 6 अंक हैं जो काफी छोटे आकार के हैं। गद्य और पद्यात्मक के मिश्रण से इसमें गति प्रदान की गई है और इसी को प्रहसन कहा गया है।
अगर इसकी कथा वस्तु को संक्षेप में समझने का हम प्रयास करें तो इसकी कथा वस्तु कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया है। तत्कालीन उस समय जो अंग्रेजी शासन काल की जो दुर्व्यवस्था है, तत्कालीन समाज की दीनहीन जो स्थिति है उसको प्रकट किया गया है इस प्रदर्शन में, और 6 अंकों में ये पूरी तरह विभाजित है, जिसे लेखक ने बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान इन नामों से व्यंजित किया है। अंधेर नगरी के बाह्य प्रांत में महंत जी अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास, महंत जी अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। महंत जी चेलों को लोभ न करने की शिक्षा देकर भिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। अंधेर नगरी में प्रत्येक वस्तु टके सेर के भाव से मिलती है। गोवर्धन दास भिक्षा में मिले 7 पैसों से 3.5 किलो मिठाई खरीदते हैं। तब महंत जी ने कहा कि ऐसी नगरी में रहने से संकट की आशंका है, अतः यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन गोवर्धन वहीं रुक जाता है और अंधेर नगरी का राजा, जो विवेक शून्य है, चेतना रहित है, शराबी है, वह चौपट राजा एक बकरी के दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध में निरपराधी कोतवाल को फांसी देने का आदेश सुना देता है। लेकिन उसकी गर्दन में फांसी का बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता, जिस कारण गोवर्धन दास की मोटी गर्दन उसमें डालकर उसे लटका देने का निर्णय किया जाता है। लेकिन ठीक समय पर गुरुजी अपनी बुद्धि चातुर से उसे बचा लेते हैं और चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। अतः अंधेर नगरी की जो कथा वस्तु है वो गतिशील है, क्रमबद्धता है, उसमें अत्यंत रोचक है, पाठक की जिज्ञासा भी इसमें बनी रहती है, प्रभावशाली है, हास्य है और कौतूहल से भरी हुई है। अगर बात करें हम अंकों की, तो मैंने जैसे बताया कि नाटक के कुल 6 अंक हैं जो काफ़ी छोटे आकार के हैं और गद्य और पद्यात्मक के मिश्रण से इसको आगे बढ़ाया गया है नाटककार के द्वारा। 6 अंकों में से पहला अंक है जिसमें महंत जी अपने 2 चेलों के साथ प्रस्तुत होते हैं भजन गाते हुए और एक सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। तो वे गोवर्धन दास को नगर के पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूरब की ओर भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं और उन्हें लोभ न करने का उपदेश भी देते हैं, क्योंकि लोभ क्या होता है कि पाप की जड़ होती है, मूल होता है पाप का। दूसरा अंक बाजार से संबंधित है। बाजार, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाजार में सभी तरह के व्यापारी होते हैं, छोटे बड़े। यहाँ नाटककार ने दिखाया है एक छोटा बाजार जिसमें कबाब वाला है, चने बेचने वाला घासीराम है, फल फ्रूट नारंगी बेचने वाला हलवाई भी है, कुजड़न है और पाचक वाला भी है, मछली वाला है, जात वाला है, बनिया। अपने अपने पेशे के अनुसार सभी लोग अपनी आवाज जोर जोर से लगाकर वस्तुओं का विक्रय करते हैं, बेचते हैं। उनकी आवाज उनकी वस्तुओं की प्रशंसा से ही संबंधित है। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु टके सेर मिलती है। जब गोवर्धन दास इस नगरी का नाम पूछता है तो उत्तर मिलता है कि नगर का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा है। तो गोवर्धन दास भिक्षा से प्राप्त 7 पैसे की 3.5 सेर मिठाई वो खरीद लेता है। और तीसरा जो अंक है वह गीत जंगल से संबंधित है। यहाँ महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। तो महंत जी गोवर्धन दास को 3.5 किलो मिठाई लेकर चकित हो जाते हैं। तब गोवर्धन दास कहता है कि इस नगरी में सभी वस्तुएं टके सेर मिलती हैं, 7 पैसे से मैंने ये मिठाई खरीदी है। अंधेर नगरी
चौपट राजा, टके सिर फाजी और टके सिर खाजा। तब मेहनती जी इस नगरी में रहने के लिए मना करते हैं। यहाँ रहने पर संकट हो सकता है, लेकिन गोवर्धन दास गुरु की बात पर विश्वास न करके लालच और लोभ के वशीभूत होकर वहां रुक जाता है। महंत जी दूसरे चेले नारायण दास के साथ चले जाते हैं। ये इस तरह इसमें तीसरा अंक पूर्ण होता है। चौथा जो अंक है वह राजसभा से संबंधित है। राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, यथा स्थान सब स्थित हैं। राजा नशे में चूर है। इसमें राजा की विवेकहीनता और नगरी की जो अंध व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, जिसमें अनिर्णय की व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, अंध की व्यवस्था है, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है चौथे अंक में। एक फरियादी आता है और उसकी बकरी मर जाने पर दोषी की सजा देने के लिए दीवार, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल सभी को बारी बारी से राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और राजा जो अविवेकी होता है, नशे में चूर है, निर्णय अनिर्णय में भेद करने में असक्षम है, वह अंत में कोतवाल को दोषी मानकर फांसी की सजा देने का निर्णय देते हैं। और जब फांसी की सजा देने के लिए कोतवाल को ले जाते हैं और दरबार यहाँ पर बर्खास्त कर दिया जाता है। ये चौथा अंक पूर्ण होता है। इस नाटक का पांचवा अंक अरण्य से संबंधित है। गोवर्धन दास गीत के माध्यम से अंधेर नगरी की विशेषता बतलाता है। इसमें तभी एक प्यादा गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाता है और गोवर्धन दास घबरा कर पूछता है कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों पकड़ते हो? तो प्यादे ने कहा फांसी का फंदा क्या है, बड़ा हो गया। बड़ा है तो उसमें राजा के निर्णय के अनुसार कोतवाल की गर्दन उसमें फिट नहीं हो रही है। कोतवाल की उसमें गर्दन फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए किसी मोटी गर्दन वाले आदमी की तलाश में हम सब लोग निकले हैं और अब तुम्हारी गर्दन हमें उस फंदे के अनुकूल दिखाई देती है। अतः तुम्हें पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर तुमको फांसी दी जाएगी। और बकरी चूंकि मर गई है तो राजा का निर्णय हुआ है फांसी देने का, तो किसी को फांसी तो देनी पड़ेगी, ऐसी ही राजा का आदेश है। इस पर गोवर्धन दास को गुरुजी की बात अचानक याद आती है और बड़ा ही वो पश्चाताप करता है कि मैं राजा की बात को अगर मान लेता आज, तो आज मुझे ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। पछतावा होता है और पछतावे के साथ ही पांचवा अंक उसका संपूर्ण होता है। अंतिम अंक है छठा अंक। छठा अंक क्या है? शमशान से संबंधित है। गोवर्धन दास दुखी होकर गुरुजी को याद करता है, पश्चाताप करता है, उसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही होती है, गले में फंदा डाल दिया जाता है। तभी गुरुजी आकर गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं। गुरुजी और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। पहले मैं कह करके फांसी पर चढ़ने के लिए वो विवाद करते हैं। तब राजा पूछता है कि भाई ऐसा तुम दोनों क्यों कर रहे हो? फांसी पर चढ़ने के लिए तुम दोनों ही तत्पर क्यों? तब गुरुजी कहते हैं कि जो फांसी चढ़ेगा वह वैकुंठ में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। तब राजा कहता है कि राजा के आगे कौन वैकुंठ जा सकता है? सबसे पहले राजा वैकुंठ जाएगा, इसलिए मुझे फांसी पर चढ़ाओ। और राजा को फांसी पर
चढ़ा दिया जाता है और इस तरह 5वां अंक यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके अंतर्गत निस्संदेह अंधेर नगरी में लेखक ने विवेक शून्य आ जाओ तो इस प्रकार से निस्संदेह इस अंधेर नगरी नाटक में लेखक ने विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को व्यंजित ही नहीं किया, अपितु उनसे जो प्रभावित शासक है, प्रजा है, सामान्य आदमी है, सभी की सभी जो मूल्यहीन चेतना है उसको भी यथार्थ रूप में प्रकट किया है। और महंत इन सबका नायक है। तो हास्यपूर्ण होने से यह रचना प्रहसन हो गई है और पाठक की जिज्ञासा को और रुचि को लगातार बनाए रखती है। आज की इस वीडियो कक्षा में मैंने आपको इस अंधेर नगरी नाटक का जो कथा वस्तु है, इसके जो कथासार है, सर्ग वाई सर्ग अंक वाइज मैंने आपको बताया है। आगे की वीडियो में मैं इस अंधेर नगरी जो नाटक है इसकी नाटक के तात्विक आधार पर विवेचन करेंगे हम अगले वीडियो में, और उसके जो उद्देश्य है, इसका जो चारित्रिक वर्णन है और जो भाषा शैली है, उन पर भी मैं 1-2 वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आगे की कक्षा के लिए फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।